हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंतर्दृष्टिकोण। आज बात जलवायु परिवर्तन और इसके संकट तथा चुनौती और समाधान। तो शुरुआत एक प्रश्न से। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर और सबसे चुनौतीपूर्ण जटिल समस्याएं हैं और यह कठिन सवाल है कि जब इस समस्या का बड़ा हिस्सा और समाधान भी अधिनायकवादी देशों के हाथ में है तो कार्रवाई के लिए बातचीत कैसे की जाए, यह समाधान कैसे की जाए। क्योंकि जिन देशों के द्वारा अधिक कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन में जितना अधिक योगदान दिया जा रहा है, उसी के द्वारा उतनी ही क्रियान्वयन तरीके से, उतनी ही तेजी से उस देशों के द्वारा यदि कार्य किया जाए, जलवायु परिवर्तन के समाधान में उचित कदम उठाया जाए तो यह संभव है। बात इसी पर। तो शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन यह एक कठोर सच्चाई है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का हिस्सा उन देशों से आता है जो लोकतांत्रिक नहीं है, और यह केवल बड़े उत्सर्जन का मामला नहीं है। तेल और गैस के बड़े आपूर्तिकर्ता जैसे खाड़ी के पेट्रोस्टेट रूस और वेनेजुएला भी अधिनायकवादी हैं। हालांकि इसमें आंकड़े देखें तो सबसे अधिक उत्पादन चीन, अमेरिका, रूस अधिक करते हैं और इन्हीं के द्वारा जलवायु परिवर्तन सबसे घोर संकटों में है। सोचिए, 20% कार्बन मेजर्स यानी दुनिया की सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन कंपनियों में से 16 राज्य स्वामित्व वाली है। केवल 2023 में ही इन 16 कंपनियों ने वैश्विक उत्सर्जन का 52% किया। इनमें से अधिकांश जैसे सऊदी अरब की अरामको, चीन की CHN एनर्जी और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी अधिनायकवादी सरकारों के स्वामित्व में है। यानी कि जो अधिनायकवादी सरकार है उनके ही अंदर ये बहुत 16% का 16 राजस्व, यानी कि जो अधिनायकवादी सरकार है इनके अंदर ही ऐसी 16 कंपनियां हैं विश्व की जो 52% वैश्विक उत्सर्जन करती है। आंकड़े स्पष्ट हैं कि 2023 में शीर्ष 10 उत्सर्जक देशों का योगदान 69% था। इसमें चीन 31.8 के साथ पहले स्थान पर और अमेरिका 13.1 के साथ दूसरे, तथा भारत और रूस को देखें तो 8.1 और 4.1 पर है। इसका मतलब है कि कुछ गिने चुने अधिनायकवादी देशों के पास इतनी ताकत है कि वे यह तय कर सकते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को विनाशकारी स्तर से नीचे रोका जा सकता है या नहीं। बात इसलिए भी क्योंकि 10 अगस्त को वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दिखाने के लिए एक टीम के द्वारा यूरोप से रूस तक जानवरों का क्लोन, एक मूर्ति या कहे कि कार्टून बनाकर यात्रा की गई ताकि जलवायु परिवर्तन के लिए इसका ध्यान आकर्षित किया जाए। सवाल है कि यह इतना कठिन क्यों है। वर्षों तक जलवायु वार्ताओं में कई राजनयिकों जैसे अमेरिका के पूर्व प्रमुख वार्ताकार टॉड स्टर्न ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया और किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक या नहीं पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। समस्या यह है कि लोकतंत्रों में चुनावी नतीजे अप्रत्याशित होते हैं, जबकि अधिनायकवादी राष्ट्र अधिक गूढ़ और अनुमान से परे होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व जलवायु प्रमुख क्रिस्टियाना फिगरेस कहती है, कार्बन मेजर्स दुनिया को जीवाश्म ईंधन पर निर्भर बनाए रखे हुए हैं। उत्पादन धीमा करने की कोई योजना नहीं है और राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां नागरिकों की जरूरत को नजरअंदाज कर रही है। इतिहास में रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश जलवायु वार्ता में कम प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ ने वार्ताओं को बाधित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उदाहरण के तौर पर रूस जलवायु संकट पर विशाल मात्रा में ऑनलाइन भ्रामक सूचना फैलाने का स्रोत रहा और सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने और बदले की कोशिश की। यहाँ तक कि पिछले साल एक महत्वपूर्ण पाठ में संशोधन भी कराया। चीन भी इसमें कमतर नहीं है। इससे अधिनायकवादी को संभावित कई प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें कई सारे सवाल भी उठते हैं, क्या अधिनायकवादी देशों को मनाया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी आशा की जा सकती है। राजनीतिक प्रणालियों के विद्वान फ्रांसीसी फुकायामा का कहना है कि राज्य स्वामित्व होना पर्यावरणीय प्रगतिशीलता में बाधा नहीं है। कुछ तर्क यह भी कहते हैं कि अधिनायकवादी देशों के पास सत्ता के सभी तंत्र होते हैं और वे सीधे अपनी कंपनियों को कम कार्बन तकनीक अपनाने का आदेश दे सकते हैं। वे जलवायु नीति पर जल्दी आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें लोकतंत्र की तरह जमे हुए हित समूहों का सामना नहीं करना पड़ता, जैसे कि चीन में है
ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों में। हालांकि चीन का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर पैनल और अन्य कार्बन तकनीक के घटकों के रिकॉर्ड निर्यात दर्ज कर रहा है। लेकिन फिर भी इसकी प्रतिशत जलवायु संकट में ज़्यादा है। विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक न्योंगजी ओकोजी इबेला चीन की दूरदर्शिता की सराहना करती है और मानती है कि एक अधिनायकवादी देश यह निर्णय ले सकता है कि जलवायु कार्रवाई अस्तित्व का सवाल है और जिम्मेदारी से कदम उठा सकता है। इसी जिम्मेदारी के संदर्भ में हमारा साझा भविष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, विचार, सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय है। हालांकि इसी में एक और कॉन्सेप्ट उठता है कि जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है, जो जितना उत्पादन किया और उसका उतनी जिम्मेदारी, साझा भविष्य और अलग अलग जिम्मेदारी। इसी में जो मतभेद होती है और कई तरह की जटिल प्रश्नों का उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो भी समाधान अभी तक निकले वो उतने कारगर नहीं है। लेकिन हमें जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अधिनायकवादी के ये कथित फायदे अक्सर भ्रम साबित हो सकते हैं। शोध बताता है कि जलवायु संकट से निपटने में अधिनायकवाद या लोकतंत्र कौन बेहतर है, इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सभी शीर्ष उत्सर्जक देश, चाहे उनकी राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी हो, वह न्यूनतम भी नहीं कर रहे जो विनाश को रोकने के लिए आवश्यक है। अधिनायकवादी देशों में एक बड़ी समस्या है नीचे से दबाव का अभाव। लोकतंत्रों में जन आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से पर्यावरणीय कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जैसे अमेरिका में, भारत में पहला अर्थ डे, जिसने बड़े पर्यावरणीय कानूनों का रास्ता बनाया। लेकिन जिन देशों में लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ जलवायु कार्रवाई के लिए विरोध खतरनाक है, जैसे चीन में, और कई बार जानलेवा हो सकता है। साथ ही कई अधिनायकवादी देशों में जीवाश्म ईंधन पूरी अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं और विरोध की अनुपस्थिति का मतलब है कि इस शक्तिशाली आर्थिक हित के खिलाफ कोई संतुलन नहीं है। इसका भी अच्छा उदाहरण चीन के सिवाय और भी हैं। पॉल ब्रेडेसल रूस में हाइड्रोजन कार्बन उत्पादन से बेहद अधिक मीथेन उत्सर्जन की ओर इशारा करते हैं, जिसे रोकने के लिए कोई गंभीर प्रोत्साहन नहीं है, भले ही यह लाभदायक हो सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र ज्यादा पाखंडी हो सकता है। जैसे कि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि लोकतंत्रों में पूंजी का दबाव किसी भी अन्य हितधारक से कहीं अधिक होता है। जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देश भी अपने घोषित लक्ष्यों के बावजूद अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। तो आगे का रास्ता क्या है? यह कहे कि सहयोग की कुंजी क्या है? सब साथ मिलकर इस समस्या या इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले जाए। क्योंकि हम यदि इतिहास में भी थोड़ी सी झलक देखें तो कई सभ्यताओं का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण ही माना जाता है, जिसमें माया, यूरोपीय सभ्यता में रोमन, कई सारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता में हड़प्पा का, सभी माना जाता है जलवायु परिवर्तन के ही कारण। और अभी हाल फिलहाल जो भी घटनाएं हो रही है, अमेरिका में बड़े पैमाने पर आग लगना, अभी यूरोप में जो आग फैल रही है, फ्रांस में, कनाडा में आग लगी थी, ये बड़े विध्वंस है और इन सभी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है जलवायु परिवर्तन। हाल में रूस में एक बहुत बड़ा भूकंप हुई और यह देखा गया है कि 500 साल पुरानी एक ज्वालामुखी इसी भूकंप के कारण विस्फोट हुई। नदियां अपना रास्ता बदल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, बड़े पैमाने पर बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्री जल और जीव अस्त व्यस्त हैं। हालांकि मानव भी कुछ अस्त व्यस्त नहीं है। तो हमें अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। और ऐसा भी नहीं है कि यह किसी एक देश या एक समूह, एक संस्था द्वारा खुद स्वयं यदि वह चाहे तो कर सकते हैं। बिना सहयोग के यह समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? ब्राजील में इस वर्ष के जलवायु शिखर सम्मेलन की मुख्य कार्यकारिणी अनाटोनी कहती है, जलवायु एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम केवल बहुपक्षीय तरीके से हल कर सकते हैं। और इस बहुपक्षीय तरीके में हमारे पास लोकतंत्र भी है और अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों वाले देश भी। हमें सभी को साथ लाना होगा। कैमरून की अर्थशास्त्री वेरा सोंगवे जोड़ती है कि सरकारों को एक साझा उद्देश्य के साथ काम करने के तरीके खोजने होंगे। देश की अर्थव्यवस्था के साथ देश की जलवायु भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश हो, वहाँ की नागरिकों के लिए, वहाँ के नागरिकों के जीवन यापन के लिए और अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका
वहाँ के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा, और जीवन प्रत्याशा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अनाज होती है, चाहे आप उसे आयात करके प्राप्त करो या स्वयं उत्पादित करो। इसके उदाहरण चीन, भारत, रूस सभी में हमें देखने को मिलते हैं। हमें देशों को वहीं से जोड़ना होगा जहां वे हैं, और यह दिखाना होगा कि हरित विकास सभी देशों के लिए संभव है। यह सभी में विश्वास और उचित समाधान के साथ, खासकर उन देशों के लिए जो आर्थिक विकास चाहते हैं, और वो देश जो पहले से आर्थिक विकास करके विकसित अवस्था में हैं, विकासशील देश, और अभी जो अविकसित देश है विकासशील तक पहुंचने में अपनी भूमिका को बखूबी निखार रहे हैं। उन सबको साथ आकर इसमें सहयोग करनी होगी और इस वैश्विक संकट को दूर करना होगा। चुनौती बड़ी है और राजनीतिक परिदृश्य जटिल, लेकिन इन गतिशीलताओं को समझना ही हमारे ग्रह के भविष्य के लिए साझा रास्ता खोजने की पहली सीढ़ी है। तो आप इस विषय पर या इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। और यह चर्चा आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार इसी अंतर्दृष्टिकोण चैनल में। धन्यवाद।